हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आवाज सब आ रही होगी अब। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिस्ट्री की पहली क्लास है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बेटा, केमिस्ट्री तो बिल्कुल आसान सी है, ठीक है ना। चलिए, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से मैं पीडीएफ आपको दूंगा, वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। दूसरा, एक फाइबर टू फैब्रिक की पीडीएफ होगी जो मेरी हैंडराइटिंग में होगी, ठीक है ना। वो पीडीएफ इस यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। ऐप के अंदर ही होगी आपकी फाइबर टू फैब्रिक, वो तो पहले ही अपलोड हो चुकी होगी, तो उसको भी प्रिंट निकलवा लेंगे। इसके साथ फाइबर टू फैब्रिक का प्रिंट निकलवा लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। क्या स्टार्ट करेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल के बारे में देखिए। सबसे पहले एक टर्म आती है मेलेबिलिटी। क्या टर्म आती है? मेलेबिलिटी, आघात वर्ध्यता। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हम क्या करते हैं, मेटल को हथौड़े से पीटते हैं। हाँ जी मयंक बेटा, पूछ लीजिए। हम क्या करते हैं, हथौड़े से मेटल को पीटते हैं। तो जब हम हथौड़े से मेटल को पीटते हैं तो उससे क्या होता है, मेटल जो होता है वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, चद्दरों में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी बेटा, मयंक काफी है, ठीक है। हाँ जी, तो जब आप मेटल को हथौड़े से पीटते हो तो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, परतों में बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या किया आपने? धातु के ऊपर हथौड़े से वार किया, है ना। तो सोचते हो सर आंखों से वार सुना था, हथौड़े से वार। चलिए, नहीं बेटा, नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड है, सेम पीडीएफ है। आप ये बस ये ऐसे कमेंट करके मूड खराब ना करें, ठीक है। हाँ जी, मेटल को जब हम पतली शीट्स में बदलते हैं या शीट्स में बदलते हैं, सिंपली परतों में बदलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। वहीं अगर हम मेटल को क्या कर दें, तारों में बदलते, वायर्स में कन्वर्ट कर दें, अगर आप मेटल को तारों में कन्वर्ट कर दो, वायर्स में कन्वर्ट कर दो, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी, तन्यता। इसको क्या बोलोगे? डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब वो कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलेबल है, मतलब जो सबसे जल्दी शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। और वो कौन सा मेटल है जो सबसे जल्दी तार में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर्स में आसानी से बदल जाएगा। तो दोनों केस में बेटा सबसे मोस्ट मेलेबल और सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है आपका गोल्ड। पहले नंबर पर होता है गोल्ड, दूसरे नंबर पर आता है आपका कॉपर, ठीक है। चलिए, हाँ, डक्टिलिटी तन्यता बोलते हैं, ठीक है। अब मेटल की एक प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी हमने पढ़ ली, उसमें मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड पढ़ लिया हमने। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी हमने पढ़ ली, ठीक है ना। अब मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी। अब मुझे एक बात बताइए, मेटल्स जो होते हैं, मेटल से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है ना, ये तो हमने फिजिक्स में भी बताया था आपको। अगर मेटल से आप विद्युत को पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, तो मेटल क्या करता है? अपने अंदर से उस इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है, उस हीट को जाने देता है। लेकिन एक मेटल को छोड़कर, कौन से मेटल को छोड़कर? लेड को छोड़कर। एनसीईआरटी जो बोलती है वो बोलती है लेड को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेड को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। अब मेटल्स चालक क्यों होते हैं? देखो, कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, मेटल्स के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन से होने से होता क्या है, देखिए। मेटल में क्या होता है बेटा, मेटल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो कभी, तो मेटल के स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा ये पॉजिटिव आयंस है और यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने बैटरी लगा दी,
आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए बैटरी क्या करेगी, एक एंड से करंट देगी, दूसरे एंड से करंट वापस लेगी। तो बैटरी जिस एंड से करंट देती है, बैटरी जिस एंड से करंट देगी, मान लीजिए इस एंड से करंट दिया आई, तो इस बैटरी को बेटा इस एंड से करंट वापस चाहिए। डक्टिलिटी में क्या समझ रहे हैं बेटा, सिंपल सी बात है, धातु को तार में बदलने का जो क्रिया होती है वो डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है, ठीक है ना। हर चीज इसमें समझने की नहीं होती। देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी ये वाली जो केमिस्ट्री है ना, इसमें ज्यादातर चीजें आपकी याद करने वाली मिलेंगी, फैक्चुअल मिलेंगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी समीउल्लाह, तो इसमें चीजें ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बैटरी ने यहां से करंट दिया, अब बैटरी बोलेगी मुझे करंट वापस चाहिए अपना, बैटरी क्या बोलेगी, मुझे अपना करंट वापस चाहिए। तो इस करंट को बेटा यहां से यहां तक आना है, ये किसी भी तरीके अगर यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, आगे तो तार से पास हो जाएगा, तार में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो इस करंट को पहले यहां से यहां पहुंचाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है परेशान क्यों, हम तो बेरोजगार है, खाली है, ठीक है ना। फ्री होने का मतलब क्या, बिल्कुल खाली है। तो ये फ्री क्या करेंगे, जैसे करंट आएगा भागकर इस करंट को गेन करेंगे और आगे इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस करंट को आगे ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको आगे ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से मेटल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शायद आपके सिलेबस में ना भी पढ़ाया जाए, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पहले तो ये सुन लीजिए, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज डालवा देंगे नोट्स, आज शाम तक डल जाएंगे नोट्स, सारे डलवा देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा मेटल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, बताइए जल्दी। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है ना। सीटेट में केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। हाँ जी बेटा, सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सिल्वर। सबसे बढ़िया मेटल कौन सा मेटल है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मेटल। अब देखो, अगर आप मेटल से किसी हार्ड चीज से टकराव हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक मेटल है, ठीक है ना, आपके पास एक कोई कठोर चीज है, आपने क्या किया, उस कठोर चीज से मेटल को पीटना शुरू किया, मेटल पर बस जस्ट टच किया, हल्का सा ऐसे मार दिया, तो क्या मेटल आवाज करता है या नहीं करता है। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा सोनोरिटी। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी, ठीक है ना। हिंदी में बता देंगे अभी, बंगुरता बोलते हैं शायद, देख लेंगे, दिखा दें। नहीं, सोनोरिटी दवनात्मक, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दवनात्मक। अगर आप मेटल को किसी हार्ड चीज से टच करते हो, मारते हो, तो मेटल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सोनोरिटी, सोनोरस। इसी प्रिंसिपल पर बेल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बेल। मंदिरों में देखा हो आपने, जब घंटी को बजाते हो तो घंटी में क्या होता है, मेटल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता है, टकराने पर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं हम सोनोरस, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, नहीं, मेटल हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन एक मेटल होता है जो हार्ड नहीं होता, वो कौन सा होता है, मरकरी पारा। मरकरी पारा 93 है बेटा करमजीत, ये कोई फिक्स डेटा नहीं, कहीं 93 मिलेगा, कहीं 91 मिलेगा, ठीक है। कॉपर सबसे अच्छा मेटल है, किस बात में सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जितना पढ़ाया देखिए, केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगी फिजिक्स से, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। मेलेबिलिटी पढ़ाया आपको, मेलेबिलिटी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स। ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपने अब मेलेबिलिटी का एग्जांपल आप देखोगे, खाना पैक करवा के लेके जाते हो ना सिल्वर फॉइल में, सिल्वर फॉइल में खाना पैक करवा के लेके जाते हो ना, तो उसी वो है क्या, देख सकते हो उसमें भी मेटल क्या है, शीट्स की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, शीट्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो वहां पर आप मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज देख सकते हो कि जो सिल्वर फॉइल बनी है वो मेटल की किस प्रॉपर्टी पर बनी है, उसकी मेलेबिलिटी पर, ठीक है ना। आपके घर इलेक्ट्रिसिटी जिन तारों से आ रही है उस मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डक्टिलिटी यूज हो रही है, तन्यता यूज हो रही है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मोस्ट मेलेबल मेटल, सॉरी पहले गोल्ड होता है, दूसरे नंबर पर सिल्वर,
ठीक है, पहले नंबर पर गोल्ड, दूसरे पर होता है सिल्वर। सेम डक्टिलिटी का होता है, मैंने बाय चांस मिस्टेक गलती से कॉपर बोल दिया होगा, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट मेलेबल कौन सा होता है? गोल्ड होता है। डक्टाइल भी गोल्ड होता है। दूसरे नंबर पर चांदी का नंबर आता है, सिल्वर का नंबर आता है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। एक्सेप्शन बता दिया। अब मरकरी क्या है बेटा? लिक्विड है। मरकरी क्या है? लिक्विड है। अब ये दोनों में एक्सेप्शन रहेगी इसकी, यहां भी रहेगी और यहां भी रहेगी। तो मरकरी लिक्विड होने की वजह से वो इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना, ये भी बताया। लेड जो होता है एकमात्र एक ऐसा मेटल होता है जो बेड कंडक्टर होता है। सिल्वर जो होता है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है ना। मेटल बोलते किसे हैं, ये भी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। देखो, मेटल वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ये मेटल था, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +2 आ जाएगा। अब जिस पर ये प्लस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं हम कटायन धनायन। कटायन याद करने का तरीका, कटायन मतलब कटा हुआ। कटा हुआ कैसे होगा? जब पॉजिटिव साइन बनेगा, ठीक है। यही ये नोट्स अपलोड होंगे बेटा, यही तो है सबसे ज्यादा। हार्डनेस, मेटल का नेचर कैसा होता है? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं बेटा जो सॉफ्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते, मैंने बताया था। लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। वो कौन से हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। कौन से? सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो, ठीक है। गैलियम एक ऐसा, गैलियम और सीजियम, दो मेटल बता रहा हूं, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल है जिनको अगर आप हथेली पर रख दोगे ना वो पिघल जाएंगे। क्या कर दोगे? अगर जिन्हें आप हथेली पर रख दोगे तो पिघल जाएंगे। वैसे वो सॉलिड स्टेट में है। कौन से? गैलियम और सीजियम। जैसे ही हथेली पर रखोगे वो पिघल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरी वीडियो लगाते हैं। इसमें क्लास में 3-4 पीडीएफ कवर हो जाएंगी। देखिए, सोनोरस आपको बताया धनात्मक होता है, ठीक है ना। धनात्मक मतलब आपको समझाया, मेटल को अगर आप किसी हार्ड चीज से टकराओगे तो मेटल क्या करते हैं? ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्टरस मेटल क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। मेटल पर जब लाइट गिरती है तो मेटल क्या करते हैं? चमकते हैं। तो मेटल का चमकने का ये जो गुण होता है इसको बोलते हैं हम लस्टरस धोती में, ठीक है ना। क्लियर है? आगे चले, एग्जाम्पल बता रखा है बेल। अब नॉन मेटल की बात करें। अब बहुत उम्दा टीचर हो, थैंक यू बेटा समीमुल्ला। हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। मेल्ट होने का बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एक था जो आपका सीजियम और गैलियम होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब आप उन्हें हथेली पर रखते हो ना तो वो हथेली से हीट लेते हैं, उष्मा लेते हैं। क्या करते हैं? हथेली से हीट लेते हैं, उष्मा लेते हैं। वो ही हीट काफी होती है उनको पिघलाने के लिए, ठीक है। गैलियम एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। ये जो आप स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखते हो, मतलब जो सन से जो लाइट गिरती है, ठीक है ना, उसे आपने देखा होगा, ये स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है तो उनमें सिलिकॉन सॉरी गैलियम का यूज अभी उनमें नहीं होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। माय मिस्टेक, गलती से निकल गया। हाँ जी। अब नॉन मेटल ना तो मेलेबल होते बेटा, ना डक्टाइल होते, मतलब नॉन मेटल को आप ना तो तारों में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही परतों में बदल सकते हो। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल के पास ये होता है, अगर नॉन मेटल को आप टच करोगे, किसी चीज से पीटोगे, जैसे हथौड़े से आपने पीट दिया तो वो चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस, वो टूट जाएंगे, ठीक है ना। नहीं बेटा, न्यूमेरिकल कहाँ से? केमिस्ट्री में इस यहाँ से न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री में आप जब पीजीटी एग्जाम देते हो या टीजीटी जिसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, मेनली 11 से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं केमिस्ट्री में। 10th लेवल तक बहुत कम न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे मास परसेंटेज पर होता है 10th तक। वो यहाँ आपके एक टेट में तो वो भी नहीं करवा तो दी बेटा। फिजिक्स के प्रीवियस ईयर करवा तो रखे मोहसिन बेटा यूट्यूब पर। नए क्वेश्चन की पीडीएफ, नए क्वेश्चन का बताया था, जनवरी में कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? अगर आप नॉन मेटल को हथौड़े से पीटोगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा।
ठीक है, आप उसे मेलेबल बनाने गए थे लेकिन वो टूट गया, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ब्रिटलनेस बोलते हैं। नॉन मेटल, देखो मेटल जो होते हैं, मैक्सिमम मेटल, अगर आप मरकरी को छोड़ दो तो सारे मेटल किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल आपको तीनों स्टेट में मिलते हैं। ठीक है ना, टीजीटी बेटा जो क्लास 10 तक टीचर होता है बेसिकली, पीजीटी जो 11 12 को पढ़ाता है। वुड नहीं टूटती जल्दी सर, हाँ बेटा, फिर वुड ना, वुड बेटा ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है। ठीक है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हर चीज मेटल और नॉन मेटल से बनी होगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी साक्षी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर आप मेरे नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर लेना, ठीक है ना, आप मेरे नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बता दूंगा। ठीक है, पीवाई क्यू बेटा, पीवाई क्यू मैं नहीं कराऊंगा, पीवाई क्यू मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा रखे, वहां पर जाके कर लेना। गुड बेटा साक्षी, ठीक है। किसी को टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ भी जानना है, वो मेरा नंबर है उसके पास, मैंने दे रखा, आप मुझसे वहां पर कांटेक्ट कर लें। नहीं बेटा, ये मेरा एक मेटल का नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं कह रहा था, नॉन मेटल्स जो होते हैं, अगर हम मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मेरे 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 नंबर पर मैसेज करना साक्षी, मेरे नंबर पर। बट ठीक है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना, उस पर करना। कुछ बच्चों के मैसेज आए भी थे, मैंने रिप्लाई भी किए हैं। चलिए, हाँ जी, नॉन मेटल की दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, सिलिकॉन आपका नॉन मेटल है। न्यू पीवाई क्यू कैसे होता है, जितने आज तक आए हैं वो सारे करा दिए। न्यू पीवाई क्यू क्या होता है बेटा, जब सारे ऑलरेडी कराई रखे हैं तो बताइए। हाँ जी, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो तीनों स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं साक्षी बेटा, मैं कह रहा हूँ, हाँ 999 वाला, अच्छा नंबर पूछ रहे हो, मैंने सोचा हाँ 999 वाला मेरा नंबर है। हाँ जी, हाँ हाँ वही मेरा नंबर है, 9990080092 वाला वही। चलिए, जो मैंने आप लोगों को फिजिक्स की क्लास में दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैस में भी मिलते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक ही नॉन मेटल मिलता है, वो होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, चलिए, अब नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो कौन सा होता है, मरकरी। मरकरी को छोड़कर सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल क्या चमकते हैं, हाँ, हम बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। क्या नॉन मेटल चमकते हैं, नहीं चमकते, लेकिन एक नॉन मेटल है जो चमकता है, वो कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर बाकी नॉन मेटल नहीं चमकते। हाँ तो रविंद्र बेटा, आप दूसरा टीचर देखिए ना, आपको नहीं समझ। हाँ जी ललिता जी, हो जाएगी। ठीक है, हाँ डायमंड जो होता है, डायमंड एक नॉन मेटल है, वो चमकता है, लेकिन बेटा वो अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, उसकी रोशनी इतनी होती है, मतलब वो सबको पता होता है वो, इसलिए एग्जामिनर उसको कभी नहीं डालता। ठीक है, चलिए, अब नॉन मेटल्स जो होते हैं, अगर आप, अब नॉन मेटल्स जो है, मैक्सिमम नॉन मेटल्स तो किस में मिल रहे हैं आपको, गैसेस में ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा नॉन मेटल को आप टच करोगे, नॉन मेटल को आप टच करोगे, जैसे मेटल को हमने किसी हार्ड चीज से छेड़ा था, तो ठीक है ना, उसी तरीके से नॉन मेटल को अगर हम किसी हार्ड चीज से टच करेंगे तो क्या नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नॉन मेटल क्या होता है बेटा, नॉन सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है ना, अब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना बेटा, एसिड बेस सोल्ट अभी हमने किया नहीं है, करेंगे हम
ठीक है ना। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है ना। तो पहला आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल जो होता है बेटा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर आप इन मेटल ऑक्साइड को बेटा अगर वाटर में डाल दें, अगर इन मेटल ऑक्साइड को आप ग्रेफाइट क्या पेंसिल के अंदर आपने देखा वो ब्लैक कलर जिससे आप लिखते हो, पेंसिल के अंदर जो होता है वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये कैसे पता चला था, अगर मेटल के ऑक्साइड को आप पानी में डाल दोगे तो वो पानी के अंदर क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं नेचर में। तो अगर आप मेटल के ऑक्साइड, अब एसिड और बेस के लिए टेस्ट होता है, ठीक है ना। एसिड बेस में इंडिकेटर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, लिटमस वाला। अगर आपको ये पता लगाना कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उसके लिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं, नीले रंग का लिटमस कागज यूज करते हैं। उस नीले रंग के लिटमस कागज पर क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप उस नीले रंग के लिटमस पर एसिड डालोगे तो क्या होगा, जैसे ये है, अगर आपको ये पता लगाना है एसिड है या नहीं, तो क्या होता है, ये ब्लू कलर का लिटमस था, जैसे आपने इस पर एसिड डाला तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो एसिड क्या करते हैं, जो नीला लिटमस होता है उसको लाल में बदल देते हैं। बेस उल्टा करते हैं, बेस के लिए क्या करते हैं, हम लाल कलर का लिटमस यूज करते हैं। इस लाल कलर के लिटमस पर अगर हम बेस डाल दें, क्षार डाल दें, तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आयरन है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयरन जो होता है, आपने रस्टिंग पढ़ा है, लोहे पर कैसे जंग लगता है, ये उसी का इक्वेशन लिखा हुआ है। लोहा जब होता है, मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा उसको, जब लोहा जो होता है, जब ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है ना। ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये बन गया आपका मॉइस्चर, नमी। तो लोहा जब इस मॉइस्चर के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो लोहे का रूप देखिए, लोहा इस फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है ना। और ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल या भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, देखा होगा। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो किस कलर का हो जाता है, लाल या भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेटल का जो ऑक्साइड होगा, इस ये कैसा, इस मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, सिंपल, ठीक है। कल कोई क्लास नहीं हुआ था बेटा, कल कोई क्लास नहीं हुआ था, ठीक है ना। पी केमिस्ट्री का पहली क्लास है, ठीक है। तो जो लोहा होता है, ये आयरन का एक मेटल, मेटल किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, मेटल ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और ये फार्मूला किसका है, ये रस्ट का फार्मूला है, जंग का फार्मूला है। सेम कॉपर के केस में होता है। कॉपर में क्या होता है, बस कॉपर जब मॉइस्चर के संपर्क, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो लोहे पर क्या हो रहा था, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ रही थी, किसकी आ रही थी, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ रही थी। लेकिन तांबे पर, कॉपर पर किसकी कोटिंग आती है, हरे रंग की कोटिंग आती है। तांबे पर किसकी कोटिंग आती है, हरे रंग की कोटिंग आती है, ठीक है ना। तो ये जो कोटिंग होगी ये किसकी होगी, मेटल ऑक्साइड की होगी। कॉपर जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ होगा, कॉपर जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है तो क्या बना है, उसने मेटल ऑक्साइड बना है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कॉपर था, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मॉइस्चर, बस यहाँ पर क्या आ जाती है, मैंने कहा था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और आ जाती है एडिशनली, ठीक है ना। ये मॉइस्चर होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके संपर्क में आता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये इस फॉर्म में कॉपर के ऊपर मिलते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो हरा रंग बोलते हैं ना, जो आप कॉपर पर जो हरा रंग आता है वो किसकी वजह से आता है बेटा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो ये मेटल का क्या है, ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर CO3 इसको कार्बोनेट बोलते हैं हम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। H2O के पहले X इसलिए है बेटा, देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अरे यार यूट्यूब चैनल कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे यार, हद होती है किसी चीज की। ये है यूट्यूब चैनल। हाँ जी सुनिए, अब जो मैं कह रहा था, ये एक्स का मतलब क्या होता है, देखो लोहा आपने एक इंडिया में रखा, एक इंग्लैंड में रखा, एक साउथ अफ्रीका में रखा है, एक ऑस्ट्रेलिया में रखा है। तो
क्या हर जगह लोहे के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर सेम मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे? ओके सीमा जी, हाँ जी बताइए, सेम मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं पर कितने होंगे, कहीं पर कितने होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक जर्नल नंबर लिखा है। एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कार्बोनेट बेटा जिस चीज के अंदर CO3 ये आयंस होते हैं, CO3-2 आयंस होते हैं, उसको कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। जैसे तुम्हारा नाम रविंद्रा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रविंद्रा रखा है। तो इसके भी जो माँ बाप थे, जब उसने जिसने इसको पाया उसने इसका नाम कार्बोनेट रख दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं बेटा? जो एसिड और बेस, सॉरी, जो ऑक्साइड बेटा, जो मेटल का ऑक्साइड, सुनिए ध्यान से, जो मेटल का ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, जिस मेटल के ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें आप याद रखोगे दो मेटल के नाम, एल्यूमिनियम और जो जिंक होते हैं बेटा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ये Al2O3 है, मैं आपसे पूछूं ये एसिड की तरह काम करेगा बेस की तरह, तो आप बोलोगे ये दोनों की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ये किसका ऑक्साइड है? ये जिंक का ऑक्साइड है। ये एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मेटल नॉन मेटल की पहचान कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए पहचान करने का कोई तरीका नहीं, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। वो पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। अगर कभी टाइम हो, कभी फुर्सत हो, ठीक है ना, कभी फुर्सत हो, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है ना, और आप अपना ये पहचानने के, मेटल और नॉन मेटल पहचानने के डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, पीरियोडिक टेबल, 8 घंटे 7.5 घंटे की वीडियो है, पीरियोडिक टेबल। क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है ना, पार्ट 1 ये पढ़ लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेटल नॉन मेटल के, मतलब कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल होगा। ठीक है ना, 7 घंटे 37 मिनट की है ये, मतलब आपको मैं सारी सोर्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, जिसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। हाँ जी, फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़े। अब रिएक्टिव, अब जैसे मेटल के जो ऑक्साइड थे, अब मेटल के जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे? बेसिक थे। तो आइडिया लगा सकते हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे। दूसरा, लेकिन कुछ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल भी होते हैं। वो सब आपके इसलिए बस में है नहीं। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, सुनील बेटा, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। ठीक है बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आपको तो नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये लिखवा ही दिया मैंने, वैसे है नहीं ये, मैंने थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ा दिया। इन तीन ऑक्साइड को याद रखोगे बेटा। ठीक है ना, ये कार्बन, देखो ये कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये किसके साथ जुड़े हैं? ऑक्सीजन के साथ जुड़े। किसके साथ जुड़े हैं? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। तो अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं तो इनका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा नेचर होगा इनका? न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड के ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बेटा। ये क्या नाम है, टॉपिक वाइज करना, मैं फिर कह रहा हूं, पहले टॉपिक वाइज करना है, उसके बाद मैराथन करनी है। उसके बाद मैराथन, एक मैराथन नहीं है, शायद आपकी मिलेंगी 2 मैराथन है। 2 केमिस्ट्री की मैराथन होंगी, हाँ 2 केमिस्ट्री की मैराथन होंगी और 2 फिजिक्स की मैराथन होंगी, वो करनी। ठीक है ना, 2 फिजिक्स की 2 केमिस्ट्री, लेकिन उससे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैराथन में क्या होगा, आपकी चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन वाटर के साथ बात करते हैं। पहली चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसको हम समराइज करेंगे। अभी तक हमने
एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करता है, मेटल भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करता है। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ बेटा एसिड तो रिएक्ट करते हैं, सॉरी मेटल तो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल नहीं करते। अब होता क्या है, सबसे अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में सुनिए। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है बेटा, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। उससे कम कौन सी होती है, सोडियम होती है। उससे कम कौन सी होती है, सोडियम होती है। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी, अगर आप इनको देखो, सोडियम और पोटेशियम को आपने एयर में रख दिया, मतलब बाहर, ऐसे जहां आप रहते हो आपने बाहर रख दिया, किचन में रख दिया, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने आप इनका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा ना, इसके चारों तरफ का जो वातावरण होगा, उससे अपने आप पानी को खींचेंगे, और जैसे मतलब पानी के संपर्क में जैसे ये आएंगे, इनमें खुद ब खुद आग लग जाएगी। क्या होगा, इनमें खुद ब खुद आग लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत वायलेंटली, बहुत उग्रता से रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आएंगे तो ये इनके बीच में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा निकलेगी। उस रिएक्शन में क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, उष्मा ज्यादा निकलेगी। ये मतलब होता है वायलेंटली का, उग्रता का, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता चल गया सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हमें इनको एयर के कांटेक्ट में नहीं लाना है, ना तो एयर के कांटेक्ट में लाना है, ना ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाना है, वाटर के कांटेक्ट में लाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन ऑयल में रखोगे तो कैरोसिन के अंदर बेटा वाटर तो जा नहीं सकता, क्योंकि वाटर के अंदर, सॉरी मिट्टी के तेल के अंदर आप जल डालोगे तो वो सोल्यूबल नहीं होता, विलय नहीं होता, ठीक है। सरला जी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं होता कि हर कमेंट का रिप्लाई किया जाए, ठीक है। जब मैं सारे कमेंट तो मैं भी नहीं पढ़ जाता, मैं भी पढ़ ही नहीं पाता, अगर मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा तो मैं क्लास क्या करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए, एक नॉन मेटल होता है बेटा फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस। ये क्या होता है, ये जो फोस्फोरस है ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, एक होता है इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर बेटा जिस पर कोई भी बॉडी जलना शुरू करती है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर, जिस कम से कम तापमान पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, फिजिक्स कंप्लीट हो गया यार, डिस्टर्ब मत किया करो, क्लास ढंग से किया करो, ठीक है। किसने कहा सल्फर को बेटा कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, हमने तो नहीं बेटा जाने, सल्फर को तो नहीं रखते कैरोसिन ऑयल में, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए, तो व्हाइट फोस्फोरस के बारे में सुन लीजिए अब थोड़ा। अब व्हाइट फोस्फोरस जो होता है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, उसका ज्वलन ताप कम होता है, मतलब वो जल्दी अग्नि को पकड़ेगा, वो या थोड़ी सी टेम्परेचर हाई करोगे वो उसी पर क्या हो जाएगा, जलना शुरू कर देगा। और कैरोसिन और व्हाइट फोस्फोरस की तो खास बात क्या है, वो रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू कर देता है। अगर आपने रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली उसको रख दिया तो वो उसी पर जलना शुरू कर देता है। क्यों जलना शुरू कर देता है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्यों जलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ज्वलन ताप उसका कम होता है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो व्हाइट फोस्फोरस है ये रूम टेम्परेचर पर ना जले, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको वाटर में रख देते हैं, क्योंकि अगर वाटर में रखेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट आपने वाटर में रखा है तो वो उतना जल्दी नहीं जलेगा, ठीक है। व्हाइट फोस्फोरस ये क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो कौन से नॉन मेटल को बेटा वाटर में रखा जाता है, व्हाइट फोस्फोरस को, ठीक है। और कौन सा मेटल है जिसको हम, कौन सा मेटल है जिसको हम कैरोसिनॉल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। चलिए
अब रिएक्शन विद एसिड्स की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल बेटा ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल कीर्ति जी, नॉन मेटल, ये क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और वाटर के साथ। और वही मेटल जब होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखिए मेटल जो होते हैं अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल्स जो होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल सोल्ट बनाएंगे, धातुओं का लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ये जलती है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है ना, जो ध्वनि उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं हम पॉप साउंड। क्या बोलते हैं उसको? पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉपर एक ऐसा मेटल है, कॉपर एक ऐसा, देखो इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी बता सकता हूं। क्या सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? नहीं बेटा, बहुत सारे ऐसे मेटल है, 5 ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन वो अभी जरूरत है नहीं इतना। क्या सारे एसिड मेटल के साथ, देखो इसमें चलो ऐड कर ही लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। मेटल एक्सेप्ट, छापा लिख रहा हूं, ठीक है। एसिड एक्सेप्ट HNO3, HNO3 को छोड़कर सारे एसिड जो होते हैं, ये इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना जब आपको नोट्स मिले, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये वाला नहीं पोर्शन मिलेगा। ये छापा का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए इस छापा में जो C होता है ये कॉपर के लिए होता है, H जो होता है ये मरकरी के लिए होता है, A जो होता है सिल्वर के लिए होता है, P जो होता है ये प्लेटिनम के लिए होता है, और जो अगला A होता है ये गोल्ड के लिए होता है। मतलब ये 5 मेटल्स होते हैं, ये 5 मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के। अरे हिंदी में समझा तो रहा हूं, बोर्ड पे सब लिखा है यार, हद होती है। रविंद्र तुम्हारी तो सुबह से दिक्कत चल रही है, तुम्हें पता चला ये इसका इसी का, तुम हर क्लास में डिस्टर्ब बात करने आते हो। आप फिजिक्स क्लास में डिस्टर्ब करने आते थे, अभी भी डिस्टर्ब करने आ रहे हो। बेटा पढ़ना तो तमीज से पढ़िए, लहजे से पढ़िए, ठीक है ना। नहीं पढ़ना तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करे, नहीं तो बेटा मैं आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, पहले भी चीज तो, ठीक है। सब कुछ तो हिंदी में बता रहे, मैं कौन सा इंग्लिश बोल रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी, अब देखिए तो ये वो मेटल्स है बेटा जो एसिड के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ते। क्या सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे? नहीं बेटा, HNO3 को छोड़कर बाकी एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस बेसिकली, ठीक है ना। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कॉपर, मैंने आपको 5 मेटल के नाम दिए, लेकिन आपके सिलेबस में कॉपर दे रखा है। कॉपर एक ऐसा मेटल होता है बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। आप उसे गर्म भी कर दोगे ना तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा मेटल है, ध्यान से सुनो, वो कौन सा मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता हीट करने के बाद भी, लेकिन वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। वो मेटल कौन सा है बेटा? कॉपर है। कौन सा है? कॉपर है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा का आंसर। अब बेस के साथ की अगर हम बात करें, हम बात करें रिएक्शन विद बेस, ठीक है ना, तो अभी सोल्डर में पढ़ेंगे भी बेटा हम, ठीक है ना। मेटल्स जो होते हैं आपके सिलेबस में जो बेस दे रखा है, जो क्षार दे रखा है वो है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मेटल जो होते हैं बेटा वो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। मेटल छापा का फॉर्मूला क्या? देखो यार आप मतलब ये आप कहो तो ना फिर सर गुस्सा करते हैं, ये सब बताया ना अभी, ये छापा की फुल फॉर्म बताई, छापा के अंदर कौन से मेटल, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, बताने के बावजूद ये हाल है कि फॉर्मूला क्या है। अरे ये सब लिखवाया तो है अभी यार, अभी हटा ही था, इतनी देर में आपका ये हाल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेटल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस देंगे? वो हाइड्रोजन गैस देंगे। नॉन मेटल के साथ बेस, नॉन मेटल की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराओगे तो वो कॉम्प्लेक्स होती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है ना। आज ही मेटल वन मेटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज ही जाकर यूट्यूब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, 40 मिनट की क्लास होगी, शायद 40 मिनट की 2x पर लगाकर करोगे तब भी आराम से 20 मिनट में हो जाएगी, ठीक है ना। 25 मिनट में मान लीजिए, आधा घंटे मान लीजिए, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? अब रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अभिक्रियता श्रेणी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। ओके बेटा महजुबीन। हाँ, HNO3 जो होता है बेटा वो वेरी वेरी डाइल्यूट मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करता है बेटा। वो सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके सिलेबस का पार्ट है। जब मैं कह रहा हूँ आप उससे PGT केमिस्ट्री का बैच पढ़ लो, कोई TGT एग्जाम के लिए पढ़ लो, तो मैं सब पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है ना, लेकिन जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे देखिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उस धातु को सबसे टॉप पर रखते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, जो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव वाले को, उससे नीचे उससे कम रिएक्टिव वाले को। मतलब अभिक्रियता के घटते क्रम में जब हम धातुओं को रखते हैं, अभिक्रियता के घटते घटते क्रम में जब हम धातुओं को रखते हैं तो उसको बोलते हैं अभिक्रियता श्रेणी, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मेटल को जब हम रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मेटल को जब हम रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, एक लाइन बता रहा हूं याद रखना। एक इंसान था, वो कह रहा था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इतना याद हो गया, ठीक है। हाँ, ओनली सीटेट ही कवर कर रहे हैं बेटा। तो काशी से पोटेशियम आ जाएगा के, नाथ से Na आ जाएगा, का से कैल्शियम आ जाएगा, माली से Mg आ जाएगा मैग्नीशियम, आलू से Al आ जाएगा एल्यूमिनियम, जरा से जिंक आ जाएगा, फीके से Fe आ जाएगा यानी कि आयरन, पकाता से Pb आ जाएगा लेड, है तो H से हाइड्रोजन। इतना याद हो गया, ठीक है। अब ये सुनकर माली के होश उड़ गए कि कोई मेरी शिकायत लगा रहा है। तो माली कहता है कौन है आगे आओ, ठीक है ना। जब माली की शिकायत की गई तो माली क्या बोला, कौन है आगे आओ। मतलब ये जो बात कह रहा है वो कौन है, वो आगे आओ। कौन है आगे आओ, कौन से Cu कॉपर, है से Hg मरकरी, आगे से Ag, ठीक है ना, आओ से Au, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो सबसे टॉप पर होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो सबसे नीचे होगा, ठीक है ना। तो जैसे इस टेबल में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी। हाँ जी मोहसिन बेटा लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी आने वाली है, अब ध्यान से सुनना, मैं अगली प्रॉपर्टी जो आने वाली है उसको समझाता हूं। पहले देखिए, ये मेटल का सोल्ट है, क्या है, ये मेटल का सोल्ट है, ठीक है ना, धातु का कोई लवण है। और यहां पर एक दूसरा मेटल रखा है, मेटल वन सोल्ट, ये दूसरा मेटल रखा है। तो आपको ये पता करना है बेटा ये रिएक्शन होगी या नहीं, कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, ठीक है। एक्सेंट्रिक सर लर्न हो गई, मुझे आज तक याद नहीं होता था रिएक्टिविटी ऑर्डर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा इसमें बस इतने याद रखने हैं। चलिए देखिए, तो बस आपको क्या करना है, ये कंपेयर करना है। ये मेटल 2 जो है ये मेटल 1 से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए बस, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जो अकेला लिखा होता है ना, जो अकेला जो मेटल लिखा होगा, जो अकेला लिखा होगा, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा और इसको भगा सकता है या नहीं, भगा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, तो क्या बनेगा, मेटल 2 का सोल्ट बन जाएगा और ये मेटल 1 अलग हो जाएगा। ये मेटल 1 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मेटल 1 क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, जैसे हम्म, जैसे ZnSO4 है प्लस Mg, ठीक है। एक मैंने लिखा ZnSO4 है, कॉपर लिखा, गोल्ड लिख, सिल्वर लिख देते हैं, चलिए। ये पता करना बेटा, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी है। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने पढ़ाई, अगर थोड़ी बहुत याद हो गई हो तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन से केस में रिएक्शन होगी, पहले में रिएक्शन होगी या दूसरे में होगी, दूसरे में होगी या दोनों में होगी या किसी में नहीं होगी, बताइए। एक कल आज पहली क्लास है केमिस्ट्री की। जल्दी बताइए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, जल्दी बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, दोनों में देखो, आपको थोड़ा सा पता है डाउट क्या क्यों रह गया होगा, क्योंकि अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ये एजी देखिए कहां पर आता है टेबल में, एजी तो देखिए यहां पर आता है, ठीक है ना, ये रहा एजी। तो ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है बेटा, ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक को हटा देगा, जिंक की जगह खुद आ जाएगा, जिंक की जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेटल है बेटा, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक की इसके साथ जो अटैचमेंट होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये आएगा इसको हटाने के लिए, जिंक इसको लात मार के भगा देगा, मतलब चलो तुम्हारी रिएक्टिविटी तो कुछ है भी नहीं, तो मुंह उठा के आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो बस अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज से सीटेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं बेटा, जब आप करोगे ना मेटल नॉन मेटल और मैराथन करोगे कंप्लीट होने के बाद। पहले अभी आपको टॉपिक वाइज चलना है, जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद मैराथन करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी, आपको फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटाता है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम क्रियाशील धातु को हटाता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कॉपर सल्फेट जो होता है बेटा, इसका कलर कैसा होता है? ये ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। और जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है ना। तो पूछ लेंगे कॉपर सल्फेट में जैसे हम जिंक डालते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि ZnSO4 बन जाता है। देखो मैं आपको दिखाऊं इसमें, आपको जीवन भर याद रहेगा, एक चीज दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ये साइड का डायग्राम है, ये इस साइड का डायग्राम है, देखिए मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ऐसा तरीका बनाया समझाने के लिए। इसमें कॉपर सल्फेट है, देखो किस कलर का होगा? नीले रंग का होगा। ये था कॉपर सल्फेट, नीले रंग का। आपने इसमें डाल दिया जिंक, जिंक डाला भी, ये जिंक था, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, ये तो कैसा रहता है? ये कलरलेस हो जाता है, ये तो क्या ही दिखेगा इस पे, ठीक है ना। अब बन गया इसके अंदर ये ZnSO4, लेकिन इसके अंदर जो कॉपर पड़ा होगा ना, जो कॉपर पड़ा होगा, मान लीजिए कॉपर पड़ा है, ब्राउन कलर कहाँ गया? चलो देख ली, ब्राउन कलर समझ लेना। कॉपर जो पड़ा होगा ना, वो ये कॉपर पड़ा है, ये किस कलर का होगा बेटा? ये रेड या ब्राउन कलर का होगा। कॉपर किस कलर का होता है? रेड या ब्राउन कलर का ही होता है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है। तो ये जो ब्लू कलर था, ये किसकी वजह से हट गया? ZnSO4 की वजह से हट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये नॉन मेटल्स के यूजेज हैं बेटा, नॉन मेटल का यूज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, आयोडीन का एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जिसका यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है ना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सुना होगा आपने, टिंक्चर ऑफ आयोडीन सुना होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन सोल्यूशन का एक तरीके से हम यूज करते हैं किस फॉर्म में, एंटीसेप्टिक के रूप में। सल्फर और फॉस्फोरस का यूज कहां पर करते हैं, आगे पढ़ेंगे बेटा। इनका यूज करते हैं क्रैकर्स बनाने में या एक्सप्लोसिव्स बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में यूज करते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऐसे नॉन मेटल हैं जिनका यूज हम कहां पर करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में। बता देता हूँ, फर्टिलाइजर्स में एक एलिमेंट और ऐड कर लोगे। अब यहाँ पर नॉन मेटल है एनपीके, पोटेशियम, ये मेटल है, ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछता है उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में कौन से नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल तो ये होते हैं बेटा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा नॉन मेटल है जिसका यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। आपने देखा हुआ क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, क्या करते हैं, क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। एक्चुअली में क्लोरीन की गोलियां करती क्या है, जल से कीटाणुओं को मारती है। क्या करती है, जल से कीटाणुओं को मारती है। तो इस तरीके से प्यूरिफिकेशन में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में हम किसका यूज करते हैं, कौन से नॉन मेटल का यूज करते हैं, क्लोरीन का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कौन सा मेटल होता है जिसका यूज फर्टिलाइजर में करते हैं, लिखा है वो आगे। फर्टिलाइजर में कौन से मेटल का यूज करते हैं हम, पोटेशियम का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एक टर्म आएगी एलिमेंट। एलिमेंट किसे बोलते हैं, तत्व किसे बोलते हैं। एलिमेंट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे आप हीट करो, जिसे आप हीट करो या ठंडा करो या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो। ध्यान से सुनना, किसी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो या उसे ठंडा कर रहे हो या उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो सब्सटेंस है बेटा, वो दूसरे सब्सटेंस में, अलग सब्सटेंस में ना टूटे, उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे मैंने एक काम किया, जैसे मैंने एक सोडियम का पीस लिया बेटा, मैंने क्या किया, एक सोडियम का पीस लिया, ये सोडियम था, मैंने ये सोडियम का पीस लिया, इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। मैंने तो सिर्फ दो ही लिए, इस पूरे को बोलेंगे हम एलिमेंट बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जब आप इसको गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो क्या होगा, ये जो सोडियम है बेटा, ये वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सोडियम कोई दूसरा रूप ले लेगा, मतलब सोडियम था किसी दूसरे, सोडियम था पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो चीज है, चीज तो वही रहेगी, बस उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब यहीं पर एक चीज ध्यान से सुनना, एक अच्छी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहां पर सुनो, देखिए बेटा, हमने मान लीजिए कुछ सोडियम का अपने एक पीस लिया, क्या लिया, सोडियम का पीस लिया। तो आप जब सोडियम का स्ट्रक्चर देखोगे, अभी मैंने बताया था मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूं, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब सुनिए, आपको ये चीज दिख रही है, ये पूरा क्या है, एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, इस एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, ये होगा सबसे छोटा पार्ट। कोई भी ले लो, सोडियम का कोई भी चीज, ये सबसे छोटा पार्ट होगा, इसको बोलते हैं हम एटम। क्या बोलते हैं, एटम। एटम जो होता है बेटा, वो तीन चीजों से बनता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थोड़ा बहुत मैं एटम के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, एटम के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। फिलहाल इतना याद रखिए कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अब एलिमेंट जो होते हैं बेटा, वो तीन तरीके के होते हैं, मेटल,
नॉन मेटल और मेटलोइड। मेटल भी क्या है? एक एलिमेंट है। नॉन मेटल भी क्या है? एक एलिमेंट है। मेटलोइड भी क्या है? उपधातु भी क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है ना। अब ये मेटलोइड सर, मेटल नॉन मेटल तो भी पढ़ लिया हमने, ये मेटलोइड क्या है, ये उपधातु क्या है? बेटा सुनिए, जिस सब्सटेंस के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, जिस पदार्थ में धातु और उपधातु दोनों के गुण होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलोइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलोइड बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलोइड बोलते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी। ठीक है ना, एलिमेंट्स तीन तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। ठीक है, तो ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। मेटल नॉन मेटल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है ना, 4 स्लाइड कवर हो गई, देख रहे हो। कल हम एसिड बेस सोल्ट स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है ना, कल सैटरडे है तो टाइमिंग कल शायद सुबह नहीं होगी। ठीक है ना, एक बार सुबह नहीं होगी, 7 बजे नहीं होगी क्लास। ठीक है ना, ये देख लेंगे एक बार आप, मतलब एक बार आप चेक कर लेना बेटा, कल की टाइमिंग सुबह की रहेगी या शाम की रहेगी, मैं भी कंफर्म नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सुबह गया तो मैं शाम को रखूंगा क्लास, शाम को गया तो सुबह रखूंगा। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल हमारा कंप्लीट हो गया है, जाकर आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है ना, पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है सतेंद्र सर क्लासेस, बार बार मत पूछना। ठीक है ना, पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, आज ये पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएंगी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा, केमिस्ट्री जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, 20 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 20 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।